हेलो गाइस। मेरा पंकज शर्मा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं ये कंप्लीट सीरीज़ करूँगा ईडीएम और फ्रेजेस की। मुझे कल भी आप सबका अच्छा प्यार मिला और मैंने अब सोचा है कि मैं ये पूरे ही कवर कराऊंगा जितनी एसएससी के अंदर पूछी गई हैं। आप सबको पता होगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट वे में है। मैं कभी रटवाऊंगा नहीं इन ईडम्स को। रटवाने की चीज़ होगी, मैं रटवा दूंगा, लेकिन मोस्टली मैं आप सबको कहानी बताऊंगा कि कोई भी ईडियम्स होती है। आपको ईडियम का पता ही होगा, मुहावरे लोकतियाँ बोलते, जैसे हम हरियाणा में बोलते हैं भाई 12 बाट। जैसे हिंदी में बोल देते हैं कि भाई रात दुगनी चौगनी। ऐसे ही इंग्लिश में इन ईडियम्स का मतलब क्या होता है, इनका ओरिजिन कैसे हुआ। हमारे यहाँ तो हम मान लेते हैं कि ऐसे ऐसे हमको पता होता है, लेकिन इंग्लिश में भी तो पता होना चाहिए कि इनका ओरिजिन कैसे हुआ भाई। ऐसे रटने से क्या फ़ायदा। और गाइस चलो मैं शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जो भी आप मेरी वीडियोस देखें प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि मुझे बताएं कि मुझे में कहाँ कमी रह गई। अगर मैंने अच्छा पढ़ाया तो मुझे आपके लाइक से और सब्सक्राइब से एक अलग सा मोटिवेशन मिलेगा। और आगे भी हम पूरा बैच लेके आएंगे, जल्द ही आप सबके लिए लॉन्च करने के। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहली हमारी ईडियम है उसका नाम है हेल्शियंस डेज। हेल्सियन डेज होता है बच्चे पीसफुल डेज। अब आप ये पूछोगे हेल्सियन क्या है, डेज क्या है, इसका मीनिंग। इस ईडम का ओरिजिनेट हुआ ग्रीक माइथोलॉजी से बेटा। ग्रीक माइथोलॉजी में क्या होती है, एक चिड़िया है भाई। एक चिड़िया ऐसे मानते थे वो। एक नदी थी, पहले एक नदी थी जो ग्रीक के अंदर बहती थी। वो हमेशा ही उसमें बाढ़ आती थी, सारा साल बाढ़ से तबाह करती थी वो। लेकिन एक चिड़िया थी भाई। चिड़िया कहाँ, 22 दिसंबर को 15 दिन के लिए वहां पे घोंसला बनाती थी। उन दिनों में उन दिनों में वो नदी बड़ी शांत रहती थी। एक स्टोरी है, वहाँ नदी बड़ी शांत रहती थी। जब उस चिड़िया का नाम था हेल्सियन, तो वहाँ के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई जब हेल्सियंस डेज, मतलब जब वो हेल्सियन चिड़िया यहाँ पे आएगी, घोंसला बनाएगी, तब जाके नदी क्या होगी, शांत होगी भाई। अगली पढ़ते हैं भैया, एक सेकंड रुक जाइए एक बार। अगली ईडम है एल एट सी। इसका भी काफ़ी अच्छा ओरिजन मैं मानता हूँ भाई। मैंने जहाँ तक मैंने गूगल किया है और मुझे जितना पता लगा है, एल एट सी का मतलब होता है भाई समुद्र के बीच में। आपने बुरमुंडा ट्रायंगल के बारे में सुना होगा, जहाँ पे जाने के बाद मतलब बहुत सारी, आज तक नहीं पता है कि कैसे कहाँ वो जो भी बुरमुंडा ट्रायंगल के अंदर जाता है, आज तक वैज्ञानिक भी नहीं बता पाए हैं कि क्या होता है वहाँ पे। कंपास का आपका काम करना छोड़ देता है, फोन सिग्नल सब जाम। मतलब वहाँ पे जो भी गया आज तक लौट के नहीं आया वापस। ये उस पे ही बनाई गई है अभी आल एट सी। कई बार क्या होता था, वो एक ऐसे समुंदर में नाविक कई बार ऐसी जगह पे पहुंच जाते थे, आल एट सी मतलब ऐसी जगह पर पहुंच जाते जहाँ पे उनका कंपास काम करना छोड़ देता था और वहाँ पे उनको समुंदर ही समुंदर दिखता था। वहाँ से ईडम का ओरिजिन हुआ कि भाई आल एट सी, यानी कि सब एक जैसा दिखना, विचित्र, मतलब आप क्या हो रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो। यहाँ से वो ईडम का जन्म होता है भैया। एक सेकेंड। अगली ईडम है फेस द म्यूजिक। जिसकी भी काफ़ी अच्छी स्टोरी है। फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक हुई भाई। आपने कभी सुना है, आपने कभी पुरानी मूवीज देखी हूँ भाई। एक पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन है, उसका एक पहला सीन है कैप्टन जैक स्पैरो, काफ़ी अच्छी मूवी, आप देखना। फेस द म्यूजिक में क्या होता है कि जो भी जहाज में गद्दारी करता था, उसकी बाहें फाड़ दी जाती थी भाई, उसकी कोट की बाहें फाड़ दी जाती थी। और जब वो वहाँ से जाता था, लेकर जाया जाता था, उसको म्यूजिक सुनाते थे। म्यूजिक सुनने को मिलता था, लोग उसके साथ बैंड बाजे, मतलब एक तो मान के चलो आपकी बेइज्जती हुई है, ऊपर से आपके सामने म्यूजिक बजा रखा है। तो जब भी कोई गलती करता था तो उनसे बोलते थे भी आपको फेस द म्यूजिक करना पड़ेगा, मतलब आपको अपमान सहना पड़ेगा। अब तो ये इडम वहां से आई भाई। फाइट शाई ऑफ भाई। देखो इसका कोई ओरिजिन मेरे को पता नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपसे अगर आप याद भी करना चाहते हो तो आप ऐसे इसको रिलेट कर सकते हो, फाइट शाई ऑफ। शाई ऑफ मतलब फाइट है, कोई फाइट के बारे में बोल रहा है और आपको टालना उसको, बस फाइट फाइट शाई ऑफ टाल दो भाई। बस ऐसे आप याद कर सकते हो। इसका कोई ओरिजिन मेरे को पता नहीं है, मेरी प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइएगा अभी। बस आप ऐसे याद कर लीजिएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं आपको ओरिजिन्स बता रहा हूँ कि कैसे कोई ईडम बनती है भाई। ये तो पता होगा भाई, लल बिफोर द स्ट्रॉम।
मतलब तूफान के आने के पहले की शांति। इसका ईडम का ओरिजिन तो क्या, यहाँ तो आम बातें हैं कि भी जैसे शांत हो जाता है बिल्कुल जब तूफान आने वाला होता है, जब फिर आता है तो आपको पता ही क्या होता है। बीट ड्यू, बीट ड्यू होता है टू से गुड बाय, किसी को गुड बाय बोलना। इस ईडम का ओरिजिन बेसिकली कहीं से हुआ नहीं है, ये ईडम फ्रेंच लैंग्वेज में बीट इड्यू का मतलब होता है गुड बाय बोलना। ये फ्रेंच लैंग्वेज में जब किसी को मतलब बाय बोलते हैं तो उसमें आता है इड्यू, इड्यू बोलते हैं, जैसे हम बाय बोलते हैं ना बाय, वहाँ पे बोलते हैं इड्यू, इड्यू बोलते हैं वहाँ पे। यहाँ से ये क्या आई है, अपनी आई है। अ रेड लेटर डे, आपने कभी कैलेंडर देखा होगा, कैलेंडर संडे का जो दिन होता है वो लाल से क्यों बनाते हैं? 6 दिन ब्लैक होते हैं, एक दिन लाल होता है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट डेज होता है। वहाँ पे 6 दिन आप काम करते हैं, 7वां दिन आप आराम करते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट डे है भाई। ये मतलब रोमन से आई है ईडम, रेड लेटर डे मतलब इंपॉर्टेंट डे होना भैया। ए शॉट इन द आर्म, मतलब ये भाई बेसिकली जो ईडम है अपनी, ये किस तरीके से आती है, ये आई है इंजेक्शन से हुई। आप बोलोगे सर इंजेक्शन से इसका क्या मतलब, इंजेक्शन से, इंजेक्शन से आई है, इंजेक्शन से इसलिए आई है, आपने कभी देखा होगा कोई बीमार आदमी है थोड़ा जिसको बुखार है उसको इंजेक्शंस लगा देते हैं, तो वो क्या होता है कि वो एकदम मतलब उसमें मतलब आर्म में जो उसका इंजेक्शन लगता है तो कुछ मिनट के बाद उसका बुखार उतर जाता है और वो एकदम मतलब स्वस्थ हो जाता है। तो ये ईडम का ओरिजिन वहां से हुआ है। शॉट इन द आर्म मतलब किसी में एकदम मतलब ऊर्जा आ जाना, साहस बढ़ावा आ जाना भाई। द थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, सॉरी ये मेरे को पढ़ना नहीं आ रहा, गॉन्टलेट है शायद, मेरी प्रोनाउंसिएशन काफ़ी अच्छी नहीं रही है इतनी, बट मेरे को मीनिंग्स का पता होता है। टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट होता है भी किसी को चुनौती देना। बेसिकली क्या होता था ब्रिटिश काल के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, ये आप जो देख रहे हो, मैं बस इसको डार्क सर्कल भी कर देता हूँ, जो आप देख रहे हो ये है भाई गॉन्टलेट। इसमें क्या होता था कि जब ये सैनिक पहनते थे, जब ये सैनिक इसको उतार देते थे, जमीन पर रख देते थे और तलवार उठाते थे, इसका मतलब होता है कि वो अब लड़ने के लिए तैयार है भाई, चुनौती दे रहे हैं, आप आओ लड़ो। वहां से ये ईडम का ओरिजिन हुआ भाई, टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। आगे पढ़ते हैं। टू सेट एट नॉट, टू सेट एट नॉट मतलब होता है किसी की बात को अनसुना कर देना। टू सेट एट नॉट मतलब ऐसे लगे नोटी लोग होते हैं, वो किस सब की बातों को क्या कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं भाई। एल्बट्रॉस अराउंड द नेक, ये काफी अच्छी कहानी है इसकी। ये ईडम है ना इतनी जबरदस्त है भाई, आप इसकी कहानी सुनोगे ना माशाल्लाह आप कहोगे कि सर कैसे बन गई ये ईडम। ये ईडम है ना ऐसे बनती है, ये ना एक्चुअली एक एक पोएम की है, पोएम में एक स्टोरी थी जो 1798 में एक पोएम आई थी, द राइम ऑफ एनिशियंट मार्टियर, सॉरी मार्नियर। इससे ये कहानी बनती है कि क्या होता है कि ये एक जहाज की कहानी होती है। ये जहाज है ना एक ऐसी जगह पे फंस जाता है जहाँ पे भूत लोग रहते हैं, भूतिया रहते हैं, भूत लोग रहते हैं। तो क्या होता है, एक अल्बट्रोस एक पक्षी का नाम है भाई इसमें, अल्बट्रोस जो ऑस्ट्रेलिया के अराउंड पाया जाता है। तो एक नाविक होता है, वो अपना एक तीर लेके ना अल्बट्रोस की गर्दन में, उड़ते हुए गर्दन में मार देता है। हाँ वो जोड़ा होते हैं, वो एक मर जाता है, दूसरी जो उसकी पक्षी होती है, जो माता पक्षी होती है, वो रोने लग जाती है। तो भूतों को उन पे दया आ जाती है और गुस्सा आता है नाविक पे कि देखो हाय हमारा इलाका और हम पे मतलब भाई दादागिरी, हमारे यहाँ के लोगों को मार मतलब पक्षियों को मार रहे हैं। तो वहाँ पे वो क्या कर देते हैं भूत कि वहाँ पे उस अपना जादू से उस जहाज को वहीं रोक लेता है। अब वो जो जहाज वहाँ पे रुक गया तो भूखमरी फैल गई, उनका खाना ख़त्म कर देते हैं, वो लोग भूखे मरने लग जाते हैं। बाद में उनको ध्यान आता है कि जो इस नाविक ने अल्बर्ट रोस को मारा है उसी के कारण ये सब हो रहा है। तो वो क्या करते हैं, उसको सजा देने के लिए उस नाविक को उसके गले में अल्बर्ट रोस जो पक्षी होता है वो डाल देते हैं भाई। इसका मतलब क्या हुआ, अल्बर्ट रोस अराउंड द नेक होता है कि भाई आप ऐसा बोझ ढो रहे हो बेकाम का, ऐसा बोझ ढो रहे हो जो बेकाम का है। तो आगे देखिए भाई, ये रहा देखिए अल्बट्रोस भाई, ये वो नाविक है, ये अल्बट्रोस उसके गले में डाल रखा है, ये भूतों ने इनके जहाज को कैप्चर कर लिया भाई।
ये ईडम यहाँ से बनी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग ईडम है भाई। मैं तो मानता हूँ, मैंने कुछ ईडम है जो मैंने काफ़ी अच्छे से इनका स्टडी किया है, और मतलब ईडियम्स है वो काफ़ी अच्छे से स्टडी किया, और बाद में मुझे लगा कि हाँ, ये आप लोगों को स्टोरी बतानी चाहिए। अगर आपको कोई पूछेगा अब आगे कि अल्बर्ट रोस अराउंड द नेक का मतलब क्या होता है, कि ऐसा चीज़ का बोझा लेके ढोल रहे हो आप जो मतलब काम का ही नहीं है, यहाँ से इस ईडम का जन्म होता है भाई। रेक हैवोक होता है बेटा, तबाही मचा देना। इसकी स्पेलिंग ध्यान दे लेना भाई, काफ़ी अच्छी स्पेलिंग है, ये गलती एरर में भी आ जाती है। रेक हैवोक होता है भी, मतलब तबाही कर देना, बर्बाद कर देना किसी चीज़ को। टेक हार्ट, मतलब टेक हार्ट, जहाँ में हार्ट का मामला आ जाए, दिल का मामला है दिल में, मतलब किसी को दिल से प्रोत्साहित करना भी। टेक हार्ट मतलब किसी का हार्ट आप करोगे दिल, मतलब अब मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मेरे साथ खड़ी हूँ, एक्चुअली कोई खड़ा नहीं होता साथ में, ये कहने की बातें होती हैं, ज़्यादा फील मत लेना, मतलब याद करने के सेंस में भी टेक हार्ट होता है किसी को प्रोत्साहित करना। बाई डेंट ऑफ, ये होता है बेटा के द्वारा, मतलब डेंट का मतलब है ना, डेंट का मतलब होता है फोर्स, बल। अरे यहाँ पे है ना, सिनोनियम में भी इसका यूज मिलेगा तुमको, फोर्स में अगर कभी मिल जाए तो डेंट लगा देना बेशक हो। तो बाई डेंट ऑफ होता है भैया, मतलब के द्वारा, के सहारे से, बाई फोर्स, किसी के फोर्स से, बाई डेंट ऑफ। बी एट लूज एंड, मतलब आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो, बी एट अ लूज एंड, बिना कुछ काम के, मतलब कोई आप ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपकी मर्जी भी है नहीं भी है, मतलब फिर भी आप काम कर रहे हो। बी एट अ लूज एंड, मतलब आखिरी तक काम कर रहे हो, मतलब बिना कुछ काम के ही काम कर रहे हो, आपको जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप करे जा रहे हो मजे के लिए। ए वाइल्ड गूज चेज, देखो भाई इसकी काफी, एक गूज क्या है, अमेरिका के अंदर एक गूज, पता नहीं मैंने पढ़ा था और देखी भी है इसकी। गूज एक वो है भाई, जानवर है, छोटा सा क्रीचर है, जब लोग है ना, ये इतना तेज दौड़ता था, लोग इसको पकड़ते थे ना, ये पकड़ में नहीं आता था, पकड़ में नहीं आता था ये गूस। तो यहाँ से ईडम का ओरिजिन हुआ कि भाई ए वाइल्ड गूस चेज, मतलब कोई ऐसा काम करना जिसके आपकी पकड़ ही ना हो, मतलब निरर्थक प्रयास करना। तुमने अपने मतलब हरियाणा को छोड़ो ही, मतलब इंडिया में भी सुना होगा कि, वैसे ये माइथोलॉजी है कि मुझे नहीं पता, मिथ है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि हिरण की होता ना, हिरण की नाभि में एक ऐसा कुछ कस्तूरी होती है जिसकी सुगंध से वो दौड़ती रहती है, लेकिन उसको कभी मिलती नहीं है, वो सोचती है कि आगे मिलेगी आगे मिलेगी। ये वही है ए वाइल्ड गूस चेज, अगर आप ऐसे रिलेट करना चाहते हो ऐसे कर लो, वरना ओरिजिन मैंने इसका बता दिया आपको। ए वाइल्ड गूस चेज मतलब कुछ ऐसा काम करना जिसकी मतलब कोई रिजल्ट ना मिले आपको। ऑन द स्किन एडियम, मतलब क्या होता है भैया, इसका मतलब होता है ऑन द स्किड्स भी, ऑन द स्किड्स क्या मतलब होता है, टू एक्सपीरियंस डिफिकल्टी एंड बी लाइकली टू फेल आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब टू सर्टेन टू फेल, मतलब कोई चीज आपके आपे से बाहर हो जाए, कोई चीज आपके आपे से बाहर हो जाना भाई। पुट ए स्पोक इन वूल, मतलब आप, सॉरी भाई, पुट एस सॉरी भाई, मेरे को दूसरी टाइम लेक्चर तो हो जाता है ऐसा, हंसो मत। पुट ए स्पोक इन अ व्हील, मतलब होता है कि आपको, आपने कभी ये देखा है, व्हील, गाड़ी के व्हील के अंदर कोई रोड़ा अटका देना, मतलब ये से आप रिलेट कर लो, ये इसका ओरिजिन भी है और ये सच्चाई भी है कि अगर आपकी उन्नति में कोई रोड़े अड़ा देना भाई। पुट ए स्पोक इन अ व्हील। टंग इन चिक, टंग इन चिक होता है भैया बहुत मजाकिया, मस्करा, जो अपने दिल से बातें मारता है, जिसको अपने फन से मतलब है भाई, दूसरे की आत्मा नहीं दुखाता लेकिन अपने मजाक में रहता बस। वियर यूर हार्ट ऑन योर स्लीव, इस बेसिकली इस इडम का कोई ओरिजिन नहीं है, लेकिन मैंने जितना भी आज मतलब इसके बारे में पढ़ा और मतलब मैंने गूगल किया तो मुझे ये पता लगा, जब इंग्लैंड के अंदर क्या होता था, जो लोग मतलब जाते थे युद्ध करने के लिए, जो उनकी प्रेमिकाएं होती थी, वो उनके बेसिकली उनके रंग का क्या पहनते थे, कपड़े पहनती थी, उससे इस ईडम का जन्म हुआ भाई। वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव, मतलब वो पहन के दिखाती थी कि हम तुम्हारे साथ हैं, डरो मत। टू डिस्प्ले वन इमोशन ओपनली, मतलब आप किसी के प्रति अपनी इमोशनल इमोशन है जो वो दिखा देना कि हाँ भाई मैं तेरे लिए इतना फेथफुल हूँ, मैं तेरे लिए इतना वो हूँ, मैं तेरे बारे में इतनी केयर करता हूँ, इतनी सोचता हूँ, ये ईडम ऐसे है भाई। टू वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव, स्लिप ऑन द रिस्ट, अब मैं कह दूँ कि एक
बच्चों को, ये बेसिकली बच्चों के लिए इडम है भाई। बच्चों को मारने के लिए मम्मी है ना, जैसे उल्टे हाथ पे ऐसे थप्पड़ मार देती हैं झूठ माठ का, ये वो है स्लिप ऑन द रिस्ट, मतलब छोटा हल्का सा दंड दे देना, ज़्यादा किसी को मारना नहीं। टू गेट ऑफ यूर हाई हॉर्स, इसका मतलब होता है कि अपने आप को आप बहुत ज़्यादा सुपीरियर दिखा रहे हो, क्लेवर दिखा रहे हो। आप है ना कभी भी ना, किसी भी राजा महाराजा, इंडियन हो गई भाई, आप चाहे यूरोप की होगी, ग्रीक हो गई भाई, इजिप्शियंस होगी, कैसी भी देखिए आप, वहाँ पे आप राजा महाराजा की फोटो देखेंगे, आप देखना घोड़े पे होंगे वो अपने आप को ऐसे दिखाते हैं कि भाई उस घोड़े में दिखा के कि हम ग्रेट हैं, हम बहुत ज़्यादा मतलब वो हैं। तो यहाँ से इस ईडम का जन्म हुआ, टू गेट ऑफ यूर हाई हॉर्सेस से भाई, इसका मतलब यही होता है भाई, अपने आप को क्या सा दिखाना कि भाई अरे मैं, मतलब समझ जाओ। स्लेप ऑन द रेस्ट हो चुकी है भाई, ये भी हो चुका है। हाँ, टू कैरी कोल्स टू न्यू कैस्टल, न्यू कैस्टल एक जगह है भाई, ये न्यू कैस्टल एक जगह है इंग्लैंड के अंदर। वहाँ पे क्या होता था पहले, बहुत ज़्यादा कोयला कोयला खदानें आज भी हैं कोस्टल के अंदर, आप सर्च कर लेना बेशक गूगल, न्यू कैस्टल के अंदर क्या है, गूगल कर लेना, सर्च करके आपको पता लग जाएगा कि इंग्लैंड के अंदर एक जगह है, वहाँ पे क्या है, कोयले की खदानें हैं, कोयले की खदानें हैं। तो मान के चलो, जब है ना कोई लोग है ना, जब दूसरे शहर से कैस्टल की तरफ कोयला लेके जाते थे, तो वो लोग उससे कहते थे कि भाई क्या ज़रूरत है इसकी, वहीं पहले बहुत है। तो वहाँ से फ्रीडम का क्या हो ओरिजिन हुआ भाई, टू कैरी कोल्स टू ए न्यू कैस्टल, मतलब कोई ऐसा काम कर देना, कोई आप ऐसा काम कर रहे हो जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी आप कर रहे हो। इस फ्रीडम का बेसिकली मतलब ये होता है। मीनिंग मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, आप पढ़ लेना बेशक, वैसे मैं बता रहा हूँ तो आप देख लेना। एकिल्स हिल्स भाई, आप, ये कहानी भी ज़बरदस्त है, ये कहानी भी मैं मानता हूँ बहुत ही उसकी तरह, अल्बर्ट्रोस की तरह बहुत अच्छी है। जैसे अपने यहाँ पे कृष्ण भगवान की स्टोरी है, जैसे अपने यहाँ कृष्ण भगवान को माना जाता है, यूरोपियन ग्रीक माइथोलॉजी में एक्ल्स को माना जाता है। एक्ल्स जब पैदा हुआ, ये एक राजा थे, एक्ल्स जब पैदा होता है तो क्या होता है, एक नदी बहती होती है यूरोप में, मेरे को पता नहीं उसका नाम क्या है, बट वो नदी में कहते हैं, देवता कहते हैं कि इसको डुबो दो भाई, इसका जो शरीर है सारा वज्र का हो जाएगा, एक्ल्स का। तो अब नदी का तेज बहाव, उसकी मम्मी ने सोचा भाई मैं अगर इसको छोड़ दूंगी तो बह जाएगा ये सारा, तो वो क्या करती है, वो उल्टा करके, देखो चित्र में दिखाया गया है, उल्टा करके इसको डुबो देती है पैर को, बस पैर बाहर रह जाता है, बाकी सारा शरीर वज्र का हो जाता है और पैर बाहर रह जाता है। तो ये जब राजा बनता है, बहुत ज़्यादा विजय, धर्मी कर्मी राजा बनता है, बहुत ज़्यादा विजय करता है, बाद में एक दिन क्या कर रहा होता है कि रेस्ट कर रहा होता है, एक शिकारी इसकी पैर को देख के सोचता है कि कोई हिरण है, उसने इस पर तीर मारा, इसके पैर में जाके वो तीर लग जाता है और इसकी मौत हो जाती है। जैसे कृष्ण भगवान के साथ हुआ था कि कृष्ण भगवान आराम कर रहे होते हैं, कृष्ण भगवान का वैसे तो शरीर वज्र का था, ये तभी तो कह रहा हूँ कि रिलेट कर लो भैया, इससे ग्रीक माइथोलॉजी और इंडियन माइथोलॉजी बहुत ज़्यादा सिमिलर, उनके जो देवता हैं वो भी अपने से बहुत ज़्यादा मतलब मैच करते हैं। तो वहीं से, तो वो क्या करते हैं, कृष्ण भगवान आराम कर रहे होते हैं, तो एक क्या होता है, एक भील होता है, वो तीर मारता है, उनके वो तलवे में जाके लगता है, वहाँ से कृष्ण भगवान की मौत होती है। तो एक हिल्स का मतलब होते हैं, वहाँ पे उसको क्या लग गया, तीर लग गया हिल्स पे, यानी कि एक कमज़ोर पॉइंट था, बाकी तो सब स्ट्रॉन्ग था वो, लेकिन हिल्स क्या थी, उसकी कमज़ोर थी, यानी कि एक कमज़ोर पॉइंट होना, यहाँ से फ्रीडम का ओरिजिन हुआ भाई। वंस इन ए ब्लू मून, मतलब जो कभी कभी दिखता है, कभी आपने ना 100 साल में, 1.5 साल में, कल एक गूगल करना, जैसे मैंने गूगल किया था, अपने गूगल करना, कैलिफोर्निया के अंदर है ना बहुत सारे, इंडिया में भी दिखता है ब्लू मून, मतलब कभी कभी दिखता है, ईद का चांद बोलते हैं जिसको, हर अपने बोलते हैं ईद का चांद, रे वंस इन ए ब्लू मून, मतलब रियलिटी में दिखता है ये नीला चांद कैलिफोर्निया के अंदर। तो यहाँ से इस ईडम का जो कभी कभी दिखे, रेयरली हो जो चीज़। फिर अच्छा, पेनीलोप्स वेब्स, ये क्या है भाई, एक राजा था, यूरोप के, वो क्या होते हैं, युद्ध में चले जाते हैं लड़ने, विजय, वो कई साल तक नहीं लौटते भाई, कई साल तक नहीं लौटते हैं। तो पेनीलोप्स से बोलते हैं कि वो मर गए हैं, अब आप शादी कर लो, घर वाले बोलते हैं कि अब शादी कर लो किसी और राजा से। तो वो कहती है कि नहीं वो आएंगे, वो ज़बरदस्ती मतलब उस पर थोपते हैं, शादी करो करो। तो वो कहती है कि मैं एक ऐसा वो बन रही हूँ, स्वेटर बनूंगी, जब मेरा स्वेटर कंप्लीट हो जाएगा मैं शादी कर लूँगी। वो पूरी ज़िंदगी बिता देती है, पूरी ज़िंदगी बता देती है
वो ऐसी वेब मतलब ऐसा मतलब वो बुनती है, वो कभी ख़त्म ही नहीं होता भाई। यहाँ से ईडम का जन्म हुआ भाई। पेनिलोप्स वेब मतलब एक ऐसा काम करना जिसका कोई एंड है ही नहीं भाई। पूरी ज़िंदगी बिता दो, उसका ख़त्म होने का कोई चांस है ही नहीं भाई। इसके नीचे मैंने एक्सप्लेनेशंस भी दी हैं, आप देख लेना। लिव इन द लच भैया, मुसीबत पे साथ छोड़ने वाले। देखो कभी भी है ना, जो ईसाई मेरे दोस्त क्रिश्चियन होंगे जो वीडियो सुन रहे हैं उनको पता भी होगा आई थिंक, मेरे को ज़्यादा इस धर्म का पता नहीं है, लेकिन जैसे अपने यहाँ पे जब हम अर्थी लेके जाते हैं तो एक जगह होती है, हम अर्थी को उतार के छोड़ देते हैं, फिर पीछे से आगे, आगे वाले पीछे होते हैं, पीछे वाले आगे होते हैं। ऐसे ही चर्च के अंदर होता है। जब चर्च से क्या होता है कि डेड बॉडी को उठाते हैं तो वो क्या होता है, दहलीज पे रख देते हैं और आगे और पीछे बदलते हैं। मतलब एक बार क्या हुआ कि किसी इंसान ने किसी अपने की एक बॉडी को उठाया, 3-4 लोगों ने वहाँ पे रख के चले गए भाई। लिव इन द लर्च, मतलब चर्च की जगह से जो लर्च होता है वो वहाँ पे उसको रख के चले गए। वहाँ से जो एक इंसान देख रहा था, वहाँ से ईडम बन गई लिव इन द लर्च की मुसीबत का एक इंसान किसी का भेंट में रहता है, जो वो इंसान नहीं आता, मुसीबत में साथ छोड़ने वाला। जब इंसान को ज़रूरत थी कि वो उसके अपने उसको कब्र तक ले जाएंगे, मतलब उसका जो भी है करेंगे, लेकिन नहीं करते हैं। तो यहाँ से फ्रीडम का जन्म हुआ, लिव इन द लच मतलब मुसीबत में साथ छोड़ने वाला। बी इन टाइट कॉर्नर भैया, अपना कहता है ना कि भाई मतलब अपना टाइट कॉर्नर रखो भाई, मतलब एक डिफिकल्ट सिचुएशंस भाई, मतलब आप एक वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन में हो भाई, मतलब इससे इसका मतलब रिलेट कर लो भैया। क्राई फॉर द मून, ये ना एक पोएम आई थी विलियम वंडरलैंड की, शायद वंडरलैंड की एक पोएम आई थी, क्राई फॉर द मून। ये रही क्राई फॉर द मून। मतलब एक बच्चा होता है इसमें, वो अपनी मम्मी से चंदा के लिए कहता है कि मेरे को चंदा चाहिए, चंदा चाहिए। अबे चंदा मामा कहाँ मिलने वाले भैया। क्राई फॉर द मून मतलब एक ऐसी चीज़ के लिए रोना जो पॉसिबल ही नहीं है। कई बार ना कहते हैं ना, जो मनचले लड़के होते हैं, लड़कियों को बोलते हैं कि मैं तुम्हारे चांद तारे तोड़ दूंगा, तो कभी कह के देखना, तोड़ो, पता लगे कुछ भी। मतलब ये वही है भाई, क्राई फॉर द मून मतलब किसी आप ऐसी चीज़ की डिमांड करना जो पॉसिबल है ही नहीं। क्राई फॉर द मून। कुक एंड द बुल स्टोरी, अरे बहुत बड़ा कहानीबाज इंसान, जो कहानी यूं यूं कहानी बना देता हो, बातों बातों में खड़ा खड़ा कहानी बना दे। कुक और बुल की मतलब डींगे हाँकना, मतलब कुछ भी एक ऐसी स्टोरी बना देना जिसपे कोई बिलीव ही ना करे। कुक एंड द ब्लू स्टोरी, कुक एंड द बिल स्टोरी मैंने आपको बता दिया है, काफ़ी अच्छे से आप रिलेट कर पाओगे। कैट एंड डॉग लाइफ, आपको पता है अभी कुत्ते बिल्ली की ज़िंदगी कैसी होती है भाई, एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। कैट एंड डॉग लाइफ मतलब एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होना भी। हैव ए कार्ड अप वन स्लीव, मतलब भाई तुरम का इक्का, मतलब ये भाई तो है तुरम का इक्का, कि एक इंसान जब बाजी हार रहा होता तो कहता ना कि मेरे पास कुछ एक तुरम का इक्का है, कि मतलब सारी मैं बाजी ही पलट दूंगा। तो ये वही है भाई, हैव ए कार्ड अप वन स्लीव, कि आपके पास एक ऐसा प्लान होना, बैकअप प्लान बोलते हैं जिसको, ये होना, ए सीक्रेट प्लान। टू कॉल ए स्पैड, स्पैड क्या होता है, आपने कभी देखा है? हुक्म, हुक्म के पत्ते, उसको बोलते हैं स्पैड। ताश खेलते होगे तो चिड़ी, ईट, हुक्म बेगम, मतलब हुक्म और पान, हुक्म ये रही भाई। मतलब टू कॉल ए स्पैड मतलब जैसी थी चीज़ उसको वैसे ही बोल देना, बिना किसी चीज़ के डर के। मतलब जो आपके साथ हुआ आपने वही बोल दिया। आपको पता होगा सच और फैक्ट, देखो जो आपके साथ हुआ और आपने यूं का यूं बोल दिया वो फैक्ट है भाई। सच क्या है कि जिसको बताते वक्त आपको लगे कि सामने वाले की फीलिंग्स हर्ट होंगी, मैं भी दुखी हो जाऊंगा अगर उसने ऐसा सोच लिया, उसके रिजल्ट के बावजूद भी आप कोई चीज़ बोल दो, वो सच होता है। ये जो हो जैसा हुआ जैसा देखा वैसा बोल दो, वो फैक्ट होता है। टू कॉल ए स्पैड मतलब टू बी फ्रैंक और ट्रूथफुल, मतलब सही सही को सही बोल दिया। स्पेल ए रैट, आपको पता होगा चूहे की नाक कैसी होती है भाई, इसका तो बताने की जरूरत नहीं है, उसको दूर से ही चीज़ की क्या आ जाती है, सुगंध आ जाती है। लॉक स्टॉक एंड बैरल, ये ना एक मूवी आई थी भाई, ये वहां से ईडम का क्या हुआ, ईडियम्स का क्या हुआ, ओरिजिन हुआ। टू कंप्लीटली भाई, लॉक स्टॉक एंड बैरल, ये मैंने दे भी रखा। एन एक्स टू ग्रिंड भाई, मतलब अपना स्वार्थ सिद्ध करना, कि ये इसका ओरिजिन होता है। इसका ओरिजिन किससे हुआ? इसका ओरिजिन हुआ भैया अमेरिका से।
ये क्या होता है, एक आदमी होता है एक्स टू ग्रैंड जो शार्प करवाता है ग्रैंड को, जो जब जब जाता है तो वो काम बंद कर लिया होता है उसने। वो कहता है कि नहीं भाई, तू मेरा भाई है भाई, देखिए ये देख रहा भाई, ये जाता है कि तू मेरा भाई है भाई, मैं तेरी कास्ट का हूँ, तो मेरी हेल्प कर दे। वो सोचता है कि कोई बात नहीं भाई, मतलब मैं इसकी मदद कर देता हूँ। वो इसकी शार्प कर देता है, बाद में इसकी शार्प हो जाती है, तो ये बल्ले बल्ले हो जाती है इसकी, लेकिन इसको गाली देता है। तो ये इंसान सोचता था कि मैंने तो इसकी मदद करी, ये इंसान था जो ये सोचता है कि मैंने तो इसकी मदद करी, ये मुझे ही अब ऐसे देख रहा है। एन एक्स टू ग्रीन का मतलब क्या होता है कि आप किसी से अपना काम करवा रहे हो लेकिन अपने मोटिव के लिए। होती है ना, कुछ लड़कियां भी होती हैं, कुछ लड़के भी ऐसे होते हैं कि अपने मोटिव के लिए यूज करते हैं एक दूसरे को। दोस्त भी ऐसे ही होते हैं कई तो। देखते हैं भैया, एक सेकेंड। ये भाई ये ईडम थी, एक सेकेंड, इसका दे रखा हुआ पीछे नहीं दिया क्या, मैंने लगाई नहीं स्लाइड एक्चुअली। डोमिसल स्वार्ड्स, ये डोमिसल एक वो था, राजा था। स्पोर्ट्स होती है तलवार भाई। वो एक राजा के दरबार में एक भिखारी आके बोला कि आप राज कैसे करते हो, मैं कर लूँगा राज, राज करना तो कोई आम बात है, मैं कर लूँगा। उसने कहा था ठीक है, तू मेरी राजगद्दी पे बैठ जा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटा काम एक काम करना पड़ेगा। बोला मैं बोल क्या करना है, राजगद्दी मिल रही है मैं भी करूँगा काम, मेरे को पता तो लगे राजा का हेडेक क्या होता है। तो वो कहता है कि घोड़े की नाल होती है, जो घोड़े के बाल से एक पतले से बाल से एक तलवार उसके सिर पे लटका देता है। अब बैठ बेटा, अब इंसान काम करे तो ऊपर देखे कि ये तलवार छूट जाए, मेरा गला कट जाए। तो फिर उसको रियलाइज़ होता है कि भाई देखो ये रियलिटी है कि जिस पे बीतती है वही जानता है। हम कह देते हैं कि नहीं नहीं, मतलब मैं भाई, मतलब हम समझ सकते हैं, लेकिन वो मुन्ना भैया कहते हैं ना कि जिस पे बीतती है वही जानता है। ये वही से है भाई, डोमिसल स्वार्ड मतलब हर टाइम आप पे एक खतरा मंडरा रहा है भाई, कभी भी ये बाल टूटा और तुम्हारी ज़िंदगी गई। बेकर डजन्स, क्या होता था ये जब यूरोप में, जब भाई बेकर्स थे, ये जब ये वो जो ये बेकर्स होते थे, बेकरीज होती थी, इसको ना डजन के अलावा एक एक्स्ट्रा दे देते थे भाई। क्यों दे देते थे कि अगर कोई 11 हो जाती थी ना, 11 दर्जन की बजाय 11 अगर भूल के भी चली जाती तो उनको दंड दिया जाता था इस बात के लिए। तो उन्होंने सोचा भी अगर राजा हमको मतलब कोल्हू में पीट दे, मतलब हमारे बच्चे चूचा बच्ची मतलब मार दे, इससे अच्छा तो है भाई मैं एक एक्स्ट्रा ही दे दूँ। तो बेकर डजन मतलब कोई चीज़ का एक्स्ट्रा दे देना। बीट अबाउट द बश मतलब मेन बात पे नहीं आना, लेकिन ऐसे दूर दूर से उस बात के अराउंड घूमना। मेन मुद्दे की बात पे नहीं आना, लेकिन बात को घुमाना उसी के अराउंड। इस कहानी का इसका ओरिजिन कैसे हुआ कि एक एक इंसान था, इंसान के यहाँ पे मधुमक्खियाँ थी एक झाड़ी में, और उसके नौकरों को बोलता है कि इसको झाड़ी को ड्रम लो और इनको मतलब उड़ाओ। अब एक दिन गए वो, उन्हें मारा झाड़ी में, काट लिए बेचारे। सोचा भाई ये तो मरवा के छोड़ेगा मालिक। वो क्या करते हैं, वो वैसे ही ड्राम रख देते हैं वहाँ पे और वो उसको पीटने लग जाते हैं झाड़ी के राउंड में ही। तो मालिक को लगा कि नहीं नहीं ये तो काम कर रहे हैं काम कर रहे हैं, लेकिन वो कर नहीं रहे थे, वो बच रहे थे उस काम से। बीट अबाउट था बस मतलब घुमा फिरा के बातों को कहना। बेल द कैट, ये सबको पता है भी, बिल्ली के मतलब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे भाई, मतलब ऐसा काम कौन करेगा जिसमें खुद को पता भी खतरा बहुत ज़्यादा है। एक ये ईडम थी भाई, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। इस ईडम का मैंने लिखा नहीं एक्चुअली, मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसका मतलब होता है ये डेविल स्पोर्ट्स वाली है कि आगे कुआ पीछे खाई, यानी कि दोनों जगह ट्रैवल होना भाई, दोनों जगह ट्रैवल होना। तो सो गाइस इतना ही था आज के लिए, फिर मिलेंगे एक नई ईडम्स के साथ। 50 मैंने ईडम करवाई हैं आपको, होप सो मैं अच्छे से समझा पाया हूँ आपको। तो प्लीज़ गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, मेरी स्टोरीज अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब आवर चैनल। आपकी एक छोटी सब्सक्राइब को मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आगे भी काम करने का मन करता है। प्लीज़ गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय। घर पे रहिए, सेफ रहिए, कोरोना फैला हुआ है, अब घर पे रहेंगे, अच्छे रहेंगे। सैनिटाइज करते रहिए अपने हाथों को, एक दूसरे की मदद करते रहिए। घर से बाहर मत निकलिए, घर पे बैठ के स्टडी करिए। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे।